मोस्ट प्रोबेबली तो एंड पे रहेंगे हम। देखो, अच्छा पहले लास्ट क्लास जो हमारी थी वो किस पर बेस्ड थी कि हमने कहाँ खोया हुआ है देख नहीं था। लास्ट क्लास हमारी किस पर बेस्ड थी कि हमने साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा, है ना, जिसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हो रही थी, है ना, मतलब एक का अकरेंस दूसरे को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो उसमें हम उसको सीखे और साथ के साथ उसका मतलब जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है उससे तालमेल क्या है वो भी सीखा, ठीक है ना। अब उसी में फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो साइमल्टेनियस अकरेंस की ही एक और चीज़ हो गई, मतलब एक और सेगमेंट हो गया, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा कि दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकला कि उनका साइमल्टेनियस अकरेंस जो है उनकी प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी का उल्टा, अगर साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर है तो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो आपको वहां एक और बात समझाई थी कि अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिफरेंट है तो वहां आपसे सीधा साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम है तो फिर वहां आपसे यह भी पूछ सकता है कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है ना। अब एक और बात सोचो, अगर मैं कह रहा हूं कि लेट E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेट E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन अब एक तो हमने अभी देखा ही PE1 इंटरसेक्शन E2 विल बी PE1 इंटू PE2, है ना। तो इंडिपेंडेंट है तो अकरेंस अनअफेक्टेड है तो नॉन अकरेंस भी अनअफेक्टेड है, ठीक है ना। तो आप इसके साथ तीन और फॉर्मूले जानते हो या क्या, आप PE1 डैश इंटरसेक्शन E2 को बोलोगे PE1 डैश इंटू PE2, ठीक है। अरे जब अकरेंस अफेक्ट नहीं कर रहा तो नॉन अकरेंस कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। फिर वैसे ही E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, ये क्या हो जाएगा PE1 इंटू PE2 डैश, और PE1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, ये हो जाएगा PE1 डैश इंटू PE2 डैश, ठीक है ना। तो दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है ना, तो हमें ये चारों बातें पता है, हम चारों में से जो चाहे यूज कर सकते हैं। अब ऐसे अगर हम तीन इवेंट्स के इंडिपेंडेंट होने की बात करें तो उसके लिए अब फर्दर आगे की बात हो रही है कि अब देखो, इफ PE1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू PE1 इंटू PE2, PE2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल्स टू PE2 इंटू PE3, PE3 इंटरसेक्शन E1 या E1 इंटरसेक्शन E3, दोनों में से जो चाहो लिख लो, इक्वल्स टू PE1 इंटू PE3 और PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल्स टू PE1 इंटू PE2 इंटू PE3, है ना। ये चारों बातें अगर एक साथ हो रही हैं तो देन वी से दैट E1, E2, E3 are independent or mutually independent events. Both are same, ठीक है ना, mutually independent events. independent
इवेंट्स, ठीक है ना। मतलब कभी भी इंडिपेंडेंट वर्ड 3 इवेंट्स के लिए या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सुनने को मिला, दोनों सेम होगा और वहां से 4 बातें मैनिपुलेट होगी, ठीक है ना। हाँ, अगर कभी सुनते हैं कि E1, E2, E3 आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, है ना, E1, E2, E3 आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, तो फिर ऊपर के 3 क्या कि E1 इंटरसेक्शन E2 प्रोडक्ट में आ जाएगा, फिर दूसरा भी तीसरा भी, ठीक है ना। अब अच्छा, फिर ऐसे ही चार इवेंट्स के लिए अगर बात करो तो फिर कितने कंडीशंस बनेंगे, ट्वाइस, थ्राइस और 4, ठीक है ना। तो ये यहां पे तो बताया हुआ है। अब यहां से अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा है इफ अ डाइस एंड अ कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, if a dice and a coin are thrown simultaneously, then find the probability that dice shows the composite face and coin shows tail, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कोई लेना देना है दोनों का एक दूसरे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 2 इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पूछा है, आप सीधा क्या बोल दोगे, PE1 इंटू PE2, और कॉइन डाइस शोज कॉम्पोजिट फेस, तो कॉम्पोजिट फेस कितने होते हैं, 2, तो आप इसको क्या बोलोगे 2/6 इंटू, और कॉइन शोज टेल 1/2, यहां से आंसर आ गया 1/6, ठीक है। कह रहा है अ कॉइन इज बाइस्ड सो दैट हेड्स इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अपीयर एज टेल्स। अच्छा, अगर कॉइन बाइस्ड हो गया तो फिर ये कैलकुलेट करने वाला डेटा रहा नहीं, ये तो फिर क्वेश्चन हमें हमेशा बताएगा, ठीक है ना। तो बाइस्ड है तो ये बताया कि हेड्स इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अपीयर एज टेल्स। तो अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो जो भी अपने पास ये कॉइन होगा उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अब कह रहा है इफ सच अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस then find the probability that head appears at least once, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये आपसे पता है क्या जानना चाह रहा है, PH1 यूनियन H2, 1 and 2 इज फॉर फर्स्ट टॉस एंड सेकेंड टॉस, मतलब फर्स्ट टॉस में हेड आना एंड फर्स्ट टॉस में हेड आना और सेकेंड टॉस में हेड आना, ठीक है। अब आप यहां यूनियन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, PH1 प्लस PH2 माइनस PH1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। तो PH1 क्या हो गया अपने पास, हाफ, PH2 क्या हो गया, हाफ, और यहां पर ये तो प्रोडक्ट लग जाएगा, सॉरी, बिल्कुल ठीक बात, यहां पर PH1 हो गया 3/4, PH2 भी हो गया 3/4, और ये हो गया H1 इंटरसेक्शन H2। तो साइमल्टेनियस अकरेंस में क्या आएगा, इनटू, क्योंकि इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट, फर्स्ट में थ्रो करना, सेकंड में थ्रो करना, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये कितना हो रहा है 3/4 इंटू 3/4, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितना आ गया, नीचे 16, और ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास आ जाएगा 12 + 12 24 और -9, यानी कि 15/16। यहाँ पर अपने पास इसको करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी था, हाँ बिल्कुल। तो ऑल्टरनेट का मतलब हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 माइनस T1 इंटरसेक्शन T2, मतलब फर्स्ट में भी टेल आए एंड सेकंड में भी टेल आए, यही वाली चीज़ तो नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, 1 माइनस फर्स्ट में टेल आना मतलब, सेकंड में टेल आना मतलब, और ये कितना हो गया 15/16, ठीक है। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में फील करो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप अलग है, तो हमसे साइमल्टेनियस अकरेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है और हम इनटू में जाके डील कर ले रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो,
कह रहा है कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस वंस। ठीक है, काम एक ही बार हुआ, अब इसके अंदर घुस के बात हो रही है। अरे कहां देख रहा है, इधर देख। ए है फेस शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और बी है फेस शोज एन इवन नंबर। ठीक है, तो अब कह रहा है अपने से कि पता करो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। अब मैं लास्ट क्लास में क्या समझा रहा था कि अगर काम एक ही बार हुआ है तो आप उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा के कैसे देख पाओगे कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कंडक्ट करा के तो तब देख पाएंगे ना जब काम 2 बार हुआ है, जैसे कि पीछे हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर फिर आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो ये इट इज एज सिंपल एज आपसे ये वो मैथमेटिकल फॉर्मूला चेक करने का है। ठीक है ना, तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम देखें तो पी ए क्या आ रहा है 2/6, पी बी क्या आ रहा है 3/6 और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है। मतलब जो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो और इवन नंबर भी हो तो केवल 6, तो ये क्या आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं तो पी ए इंटू पी बी क्या आ गया, ये आ गया 2/6 इंटू 3/6 विच इज एक्चुअली मतलब इट इज पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम तुरंत यहां से कहेंगे देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे ही 3 इवेंट्स के लिए अगर आपको ऐसा मतलब थ्रोइंग ऑफ अ डाइस में यहाँ एबीसी 3 बात कर देता और बोलता पता करो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आपको 4 बातें चेक करनी होती, पेयर वाइज भी और तीनों का भी। वो चारों बातें होती तब आप कहते हैं कि हाँ ठीक है दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है ना, अब देखो यहां पर कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट हैज 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स, लेट एन ए इक्वल्स टू 4 एंड एन बी इक्वल्स टू एन, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन एन इज इक्वल टू। अब देखो जैसे ही आपको बोला ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, आपने तुरंत ये फॉर्मूला लगा लिया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अब देखो आपको यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इसने कह रखा है n। ठीक है, और चूंकि आपको यहां कैलकुलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मान लो कुछ m, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, और अब यहां हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये इधर आ गया m/10। ठीक है, और इधर क्या आ गया, पी ए का मतलब हो गया 4/10, पी बी का मतलब हो गया n/10। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, n क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है ना, तो अब देखो यहां से ये क्या आ गया अपने पास m इक्वल्स टू, बेसिकली n को आप क्या कह सकते हो, n को कह सकते हो 5m/2। ठीक है, अब हमें m के बारे में क्या पता है कि m कोई होल नंबर है, m कोई होल नंबर है ना, और मैक्स कहां तक जा सकता है, मतलब जो दोनों में छोटे हो। नहीं समझ आया, कॉमन एलिमेंट्स जो है वो दोनों सेट में से जो छोटी वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स की है उससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो अब हम यहां क्या देखेंगे कि भाई m को क्या क्या रखने से n हमें कुछ मिल रहा है। अच्छा पक्की बात है n m से तो बड़ा ही आएगा, वो तो कैलकुलेशन ही सजेस्ट कर रहा है, तो वहां बड़े छोटे पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर हमने जब m रखा 2 का मल्टीपल रखना होगा जब भी रखना हो, क्योंकि 2 तो कटना चाहिए। ठीक है ना, तो m रखा 2 तो n आ गया 5। ठीक है, और m रखा 4 तो n आ गया 10, और चूंकि अब हम m4 से आगे तो जा ही नहीं पाएंगे, तो मतलब आगे फिर कोई चीज डील करने की जरूरत पड़ी नहीं, तो अपना आंसर क्या हो गया डी, 5 और 10। ठीक है, एकदम अभी बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है 2 नॉन नल इवेंट्स एसोसिएटेड विद सेम सैंपल स्पेस कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब इस पे हमें सोचना है। ठीक है ना, इस पे हमें सोचना है।
म्यूचुअली एल होगा कि डबल एल? अच्छा आजकल मुझे कंफ्यूजन होने लगा है। ठीक है, देखो, टू नॉन नल इवेंट्स एसोसिएटेड विद सेम सैंपल स्पेस कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट साइमल्टेनियसली। ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं इसको, यहां पर हम एक बार को मान लेते हैं कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, if A and B are mutually exclusive, then क्या हमें पता है कि P A इंटरसेक्शन B क्या होगा? 0। ठीक है, और यहीं पे मैं बोलूं कि if A and B are independent, A and B are independent, then क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। दिस इम्प्लाइज कि पी ए इंटू पी बी क्या आ जाएगा? 0, जो कि पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि दोनों नॉन नल इवेंट्स हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर दो नॉन नल इवेंट्स हैं तो वो साथ साथ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, एक होगा तो दूसरा नहीं। ठीक है, अब देखो, अब 3 सेट पे आते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट 3 पर्सन्स ए बी सी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली आर 1/2, 2/3 एंड 3/4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व? अब ये आपसे पूछना चाह रहा है पी ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि प्रॉब्लम को अगर सॉल्व होना है तो तीनों में से कोई भी सॉल्व कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। अब एक तो तरीका होगा कि भाई पूरा फॉर्मूला लिखो, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस टेकन ट्वाइस फिर प्लस टेकन थ्राइस, लेकिन अगर रिवर्स जाओगे तो ये इजी हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, है कि नहीं। अब यहां सीधा क्या हो गया, पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश क्या हो गया, 1 माइनस हाफ इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है ना, कितना हो गया? 23/24। हाँ क्या कुछ नहीं, अब पता नहीं। चलो अब देखो, अ बुक इज सेंट to 3 independent critics A, B and C having probability of their decisions in favor of the book half, 2/3 and 3/4 respectively। क्रिटिक समझते हो, जो बोलते हैं अच्छा है कि मतलब बढ़िया है कि नहीं, मतलब ओपिनियन देता है, बुक को पढ़ के ओपिनियन देगा। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बुक विल बी पब्लिश्ड। ठीक है ना, तो ये बुक विल बी पब्लिश्ड का मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो बुक के फेवर में बोले तभी तो बुक पब्लिश होगी। तो ये आपसे एक तरीके से क्या जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों फेवर में बोले, या फिर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, और सब में इंटू लग जाएगा। तो पहला हो गया 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू 3/4। हाँ अच्छा, अरे 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 यार, यह मैंने ये गलत लिख दिया है। क्या होगा, एक बार ए पर डैश, एक बार बी पर डैश, एक बार क्या लिख दिया मैंने सी पर डैश, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू 1/3 इंटू
3/4 और प्लस यहाँ पर हाफ इंटू 2/3 इंटू 1/4। तो ऊपर तो नीचे तो हो गया अपने पास 24 और ऊपर हो गया 6 6 12 3 15 2 17 17/24। अभी एकदम बेसिक क्वेश्चंस की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ कह रहा है 3 persons ABC throw a dice in order till someone gets a 6. What is their respective chances of winning? ठीक है। अब क्या होगा, 3 पर्सन इसी ऑर्डर में डाइस थ्रो कर रहे हैं। तो अगर मान लो हमें ए को जिताना है, ध्यान दो, मान लो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ WA मतलब ए विनिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, है ना। इसको 6 आ जाए, या फिर इसको नहीं आए, इसको नहीं आए, इसको नहीं आए, फिर इसको आ जाए, या फिर इसको नहीं आए, इसको नहीं आए, इसको नहीं आए, फिर नहीं आए, फिर नहीं आए, फिर नहीं आए, फिर इसको 6 आ जाए, है ना। तो ये तो इन्फिनिट सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हो गई, और हर इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट, तो सीधा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो क्या होगा जरा देखना, ए को 6 आ जाए, या फिर ए को 6 नहीं आए तो फिर बी को भी नहीं आए, सी को भी नहीं आए, और फिर ए को आ जाए, हाँ 5/6, ठीक है। फिर इसके बाद ए को नहीं आए तो फिर बी को नहीं, फिर सी को नहीं, फिर ए को नहीं, फिर बी को नहीं, फिर सी को नहीं, और फिर ए को आ जाए। तो हर बार क्या हो रहा है, 5/6 की कितनी बार, 3 हर बार बढ़ जा रही है, और ये सीरीज एंडलेस जा रही है ना। तो हम यहां से ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या निकाल लेंगे, A/1 माइनस 125/216, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर हमें बी को जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये क्या होगा, इसको ए को नहीं आए फिर बी को आ जाए, या फिर ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, फिर ए नहीं, और फिर बी आ जाए। यहाँ भी कॉमन रेशियो तो वही हो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है, फर्स्ट टर्म चेंज हो गया 5/36 और अपॉन 125/216। अच्छा, हम सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2 रास्ते से निकाल सकते हैं। एक तो सीधा ही चले कि भाई ए को नहीं आए, बी को नहीं आए, फिर सी को आ जाए, फिर ए नहीं, बी नहीं, तो सी भी नहीं, फिर ए नहीं, फिर बी नहीं, और फिर सी, और ये एंडलेस चले। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 और अपॉन, है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, पी सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो जाएगा, है ना। यहाँ तक तो बेसिक बातें कर रहे थे। अब देखो ये क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड अंटिल अ टोटल ऑफ 5 और 7 इज ऑब्टेन, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ टोटल ऑफ 5 कम्स बिफोर अ टोटल ऑफ 7। पेन नहीं चला। अब देखो इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट फील हो रहा है ना। जितना इजी प्रीवियस था उतना ये नहीं है ना। तो अब देखो इसको मैं कैसे टैकल करूंगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मान लो मैंने पेयर ऑफ डाइस थ्रो करना शुरू किया, तो एक्सपेरिमेंट 5 पर रुकेगा या 7 पर रुकेगा, है ना। तो कह रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 कम्स बिफोर अ टोटल ऑफ 7। मतलब ये घुमा फिरा कहना चाह रहा है कि एक्सपेरिमेंट के रुकने की वजह 5 होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट के रुकने की वजह 5 होनी चाहिए, है ना। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/36। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4/36, ठीक है ना।
अब देखो, अब यहाँ समझदारी क्या कहती है, कैसे मोल्ड कर लेंगे हम। यहाँ इसको ऐसे टैकल करेंगे कि थ्रो किया 5 आ गया, या फिर थ्रो किया तो न 5 आया न 7 आया, फिर थ्रो किया 5 आ गया, या फिर थ्रो किया तो न 5 आया न 7 आया, फिर न 5 आया न 7 आया, फिर 5 आया। अरे बात समझ, मतलब डिसीजन फर्स्ट टॉस में हो रहा है तो क्या, सेकंड टॉस में हो रहा है तो क्या, थर्ड टॉस में हो रहा है तो क्या। तो इसके लिए फिर हमें एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ना ही 5 आए ना ही 7 आए एक थ्रो में, ठीक है ना। तो ना 5 आए ना 7 आए, तो 5 आने के तरीके कितने, 4, 7 आने के तरीके कितने, 6, तो टोटल तरीके 10। तो 36 में से 10 पॉसिबिलिटीज हटा दो, तो क्या हो गया 26/36। तो बेसिकली P5 इज 1/9 एंड दिस इज 13/18, ठीक है ना। तो अब अपनी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी PE, वो क्या होगी कि डाइस थ्रो किया गया और 5 आ गया, या फिर अगर 5 नहीं आया तो 7 भी नहीं आया, है ना। एंड फिर सेकेंड बार में 5 आ गया, या फिर 5 नहीं आया तो 7 भी नहीं आया फर्स्ट थ्रो में, फिर सेकेंड थ्रो में 5 नहीं आया तो 7 भी नहीं आया, एंड देन 5 आ गया। ये इनफाइनाइट GP चलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा, 1/9 A/1 - R, तो 13/18, 2/5, ठीक है। हाँ, थॉट सिंपल नहीं रखेंगे तो उलझ जाएंगे, कुछ थॉट, कितने लोगों को उलझे हुए थॉट्स आ रहे थे इसमें, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट है, अ प्लेयर टॉस्ड एन अनबाइस्ड कॉइन एंड इज टू स्कोर 2 points फॉर एवरी हेड एंड 1 point फॉर एवरी टेल, ठीक है। इफ Pn denotes the probability that his score is n points, his score is n points, ठीक है ना, एग्जैक्टली n points। तो एक रिकर्जन दिया हुआ है, हमें पकड़ना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो रिकर्जन पे तो हम काफी बात अब कर चुके, ठीक है ना। तो देखो तुरंत यहाँ पे हमें थॉट आना चाहिए कि अपना, अच्छा यहाँ पे ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है कितने टॉसेस पे एंड करेगा, क्या हमें ये पता है, नो। तो हमें पता क्या है, पॉइंट्स होने चाहिए n, टोटल स्कोर होना चाहिए n। और क्या कह रहा है, अगर हेड आ रहा है तो कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 2, टेल आ रहा है तो 1, ठीक है ना। तो तुरंत फिर हम यहां सोचेंगे कि अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो या तो हेड पे एंड हो रहा है या टेल पे एंड हो रहा है। तो अगर अपना एक्सपेरिमेंट हेड पे एंड हो रहा है तो यहां तक में हमें n-2 पॉइंट्स मिले हुए हैं। कितने लोग बात समझ चुके हो, है ना। और अगर अपना एक्सपेरिमेंट टेल पर एंड हो रहा है तो हमें यहां तक में n-1 पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो अगर हमें n पॉइंट्स की ज़रूरत है जिसकी प्रोबेबिलिटी है Pn, तो वो हो जाएगी n-2 पॉइंट्स का आना एंड तब हेड का आना हाफ, ठीक है ना, या फिर n-1 पॉइंट्स का आना और तब टेल का। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ठीक है ना। कितने लोगों को थॉट आ गया था अभी। एक बार नहीं हो तो रिकर्सन बेस्ड जितने भी 5-6 है ना, एक बार रिसॉल्व करो, ठीक है ना, क्योंकि अब थॉट आना चाहिए, उधर देख लिया था ना, ठीक है। अच्छा, इसमें बेस्ट क्या होता है, पहले न्यूमेरिकली फील करो P10 क्या डिनोट कर रहा है। तो P10 क्या डिनोट कर रहा है कि टॉसेस कितने भी हो 10 पॉइंट। P20 क्या डिनोट कर रहा है, टॉसेस कितने भी हो 20 पॉइंट। अपने आप फील आएगा, ठीक है ना, कि भाई अगर एक्सपेरिमेंट हेड पे एंड कर रहा है ना, और P20 की बात हो रही है तो 18 पॉइंट आप उससे पहले ले चुके हो, लास्ट में 2 मिल के 20 हो जाएगा, है ना। और अगर टेल पे एंड कर रहा है तो 19 पॉइंट आप पीछे ले चुके हो, तो टेल पे एंड करके 20वां पॉइंट मिल जाएगा। यही 2 तरीके से तो 20 आ सकता है, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो
फिर कह रहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ इट शोज अ हेड, if it shows a head then it is tossed one more time, but if it shows tail then a dice is thrown once. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, एक काम करो, इसको जरा सोचो तो, है ना, बोलो मत, अरे नहीं आएगा आंसर, ठीक है ना, मैं समझ गया नहीं आएगा आंसर, ठीक है। देखो पहले तो तुम लोग थॉट प्रोसेस ही एकदम घटिया वाला कर दिए। पहले समझो क्यों मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट कराने का थॉट आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस, मतलब हमने एक सिक्का उछाला, अगर इफ इट शोज अ हेड, मतलब अगर हेड दिखा रहा है तो हमने उस सिक्के को एक बार और उछाल दिया है। इफ इट शोज अ हेड देन इट इज टॉस्ड वन मोर टाइम, ठीक है, मतलब उस सिक्के को एक बार और उछाल दिया है। फिर कह रहा है बट इफ इट शोज टेल, मतलब अगर टेल दिख रहा है देन अ डाइस इज थ्रोन वंस। कहां इसने कहा कि इसके बाद एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होगा? कितना सिंपल है, सिक्के पे हेड आया तो सिक्के को एक बार और उछाल दिया है, सिक्के पे टेल आया तो एक डाइस को थ्रो कर दिया। ओवर थिंकिंग करिएगा, ऐसी तैसी मच जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट यहीं पे आके रुक रहा है। अब सोचो आंसर, छोड़ो तुम लोग रहने दो। देखो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ इट शोज अ हेड देन इट इज टॉस्ड वन मोर टाइम, मतलब अगर हेड आया तो एक बार और सिक्के को उछाल दिया है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो हेड हेड या फिर हेड टेल, है ना। और अगर टेल आया है तो फिर डाइस थ्रो किया है, तो क्या होगा, टेल के साथ या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अब सबसे पहले तो बताओ कितने लोगों ने पॉसिबल आउटकम सही सोचे थे? ठीक है ना, वो तो बहुत ही घटिया था कि हम एंडलेस चला रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या है, आपको पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आपको एक बात सिखा रखी है, उससे 1 इंच भी नहीं हटना है। क्या सिखा रखा है कि जैसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा तो तुरंत आप इसको लिख लो फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ही अब आपको आगे गाइड करेगा कि करना क्या है ना। तो अब आपको यहां पर बी के बारे में क्या थॉट आ रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, है ना। तो देयर इज एटलीस्ट वन टेल, ठीक है। और ए क्या कह रहा है, जिसकी प्रायोरिटी पूछी गई है, इवेंट दैट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4, डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4। ऐसा, ठीक है। अब देखो, अब यहां से एक आंसर जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, अरे ध्यान दो, वो ये कि देयर इज एटलीस्ट वन टेल, तो बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आप देखो यहां से यहां तक कितने हो गए, 6 7, ठीक है। तो नीचे 7, ठीक है। और फिर कह रहा है डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4, तो इसके अंदर 4 से बड़े अपने पास कौन दिख रहे हैं? 2, तो 2/7, 2/9। गुड, अच्छा लगता है, ये वाला सही आंसर आता है तो अच्छा लगता है, बढ़िया। ये एक गलत थॉट है जो हमें आता है ना। कितने लोगों को ये आया, मतलब ये एक्सपेक्टेड था, इसके बाद सारे आंसर घटिया, और कोई बुरा वर्ड होता तो मैं बोल देता, ठीक है। तो अब इसमें गलती क्या हुई है बताओ?
क्यों इसको आंसर हम नहीं कह पा रहे? ठीक है तो लग रहा है सुनने में। दे कैनॉट बी ट्रीटेड एज सैंपल स्पेस, है ना। ऑल द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। बेसिक्स पे टिके रहना एक बार, ठीक है ना। तो जब ये सैंपल स्पेस ही नहीं ट्रीट हो सकते हैं तो फिर एन पे आप टैकल ही नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं सब सिचुएशंस के लिए तो पी सिखाया है ना। यहां एन पे हम टैकल कर ही नहीं सकते। अब देखो ये कैसे होगा, तो आपको यहां पर ये जो निकलेगी प्रोबेबिलिटी, अब आप सोचो तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली फर्स्ट बार में एच आए और सेकेंड बार में एच आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू यानी कि 1/4। इसकी भी कितनी हो जाएगी? मतलब बेसिकली हर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना। इस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू, फिर यहां भी हाफ इंटू 1/6 एंड सो ऑन। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब आपको जब आप पीबी कर रहे हो तो पीबी में आपको क्या देखना है? तो देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटीज जुड़ेंगी, यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटीज जुड़ेंगी, ठीक है ना। क्या होगा? तो यहां पर 1/4 प्लस 6 टाइम्स 1/12, ये हुआ नीचे, है ना। अब ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा? तो पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कौन सा वाला? लास्ट के दो। तो लास्ट के दो का मतलब फिर यहां क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/12। आंसर इज सही था तुम्हारा, बहुत बढ़िया। 2/, ऐसे कभी नहीं बोलता है ना, बोला तो एकदम बढ़िया वाला आंसर, वेरी गुड, ठीक है। और जो लोग इस ओर नहीं सोचे, है ना, और इतने कल की क्लास से ही बोलता आ रहा हूं, नहीं सैंपल स्पेस को ऐसे सोचना है, ठीक है ना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कीप, देखो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी मूल मंत्र, कीप थिंग्स सिंपल, उलझाओ नहीं चीजों को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है कि PA is 0.6, PB is 0.8, then find the greatest value of PA/B, ठीक है। अब पहले जरा एक चीज, सिंपल चीज फील लो कि ये जो PA या PB होता है, इनके लिए हम एक बात तो श्योर होंगे ना कि इट विल बी लेस देन इक्वल टू PA यूनियन B हर हाल में। अरे बोलो ना, कितना सिंपल तो है। A यूनियन B AB से तो बड़ा ही हुआ ना, बराबर भी हो सकता है। तो PA या PB हर हाल में P यूनियन B से लेस या इक्वल टू चीज है। और इधर एक और बात आएगी ऐसा। अच्छा, एक और बात हम कह सकते हैं कि हर हाल में P इंटरसेक्शन B से तो ये दोनों बड़ी चीज है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B का कॉमन हिस्सा है ना, और पीछे हम कनेक्ट करते हैं 0 से। तो ये ऑलवेज आपको एक इनइक्वालिटी पता होगी, है ना। अब जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ PA/B। अब PA/B सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, क्या हो गया? ऊपर और नीचे PB, ठीक है ना। अब देखो PB तो नोन है ना, तो वेरी कौन कर रहा है? PA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि जो PA इंटरसेक्शन B है, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है, A इंटरसेक्शन B चूंकि कॉमन पार्ट है ना, तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है ना, उससे तो छोटा या बराबर ही होगा, पक्की बात है, ठीक है ना। तो टू मैक्सिमाइज PA/B मीन्स टू मैक्सिमाइज PA इंटरसेक्शन B, है ना। तो हम कहेंगे देयरफॉर PA/B मैक्स इक्वल्स टू ऊपर 0.6 नीचे 0.8, है ना। तो ये कितना हो गया? 3/4, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
लेट पी ए इक्वल्स टू 0.5, पी बी इक्वल्स टू 0.3, पी सी इक्वल्स टू 0.2, पी ए बी, अच्छा बीच में कोई सिंबल नहीं लिखा होता तो क्या अज्यूम करते हैं, इंटरसेक्शन, पी ए बी इक्वल्स टू 0.15, पी ए सी इक्वल्स टू 0.1, पी बी सी इक्वल्स टू 0.06, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब पी ए डैश बी डैश सी डैश को आपने लिख दिया 1 माइनस पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अरे नन को कैसे, यूनियन को कैसे निकालते हैं, 1 माइनस नन, तो नन को कैसे निकालेंगे, 1 माइनस यूनियन, है ना। नन का मतलब कौन सा वाला हिस्सा होता है, ये बाहर वाला, नहीं। अब ये बाहर वाला हिस्सा जो है, इसको अगर हमें निकालना है तो 1 माइनस यूनियन कर दो, तो बाहर वाला हिस्सा मिल गया आपको, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये क्या होगा, ये अपने पास होगा 1 माइनस सिग्मा पी ए माइनस सिग्मा पी ए बी प्लस पी ए बी सी, ठीक है ना। अब देखो तो ये अपने पास क्या आया, 1 माइनस सिग्मा पी ए का मतलब ज़रा देखना, तो 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 कितना हो गया, 1, बोलो 1, फिर माइनस सिग्मा पी ए बी, तो सिग्मा पी ए बी कितना हो गया 0.15, 0.1 और 0.06, तो कितना हो गया 0.31, ठीक है, और प्लस पी ए बी सी। तो हम कहाँ पहुँचे फाइनली ज़रा देखना, हम पहुँचे 0.31 और माइनस पी ए बी सी। अब देखो हमें पी ए डैश बी डैश सी डैश को मिनिमाइज करना है, मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो अब ज़रा सोचो तो कि पी ए बी सी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हम गिवन डेटा से क्या यूज़ कर सकते हैं, 0.2, गुड। इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है कौन है, 0.06, क्योंकि देखो ना ये रेड वाला हिस्सा यहां बना हुआ है, इसकी अपर लिमिट कहां बनेगी, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि तीनों में कॉमन है ना, तो इंडिविजुअली सबसे छोटा होगा, उनके टेकन ट्वाइस से भी छोटा होगा, क्योंकि तीनों का कॉमन पार्ट है। तो आपको सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, 0.06। तो आप बोलोगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज लेस देन इक्वल टू 0.06। तो देयरफॉर पी ए डैश बी डैश सी डैश लीस्ट इक्वल्स टू 0.31 और माइनस 0.06, मतलब क्या आंसर हो गया 0.25, ठीक है। क्लैरिटी आ रही है सबको। अरे तुम लोग आज रिस्पॉन्ड ही नहीं करो, कुछ हाँ ना तो कुछ बोलोगे ना, समझ आ रहा है कि नहीं। अरे बाप रे, ऐसे मत फील कराओ कि दीवार से सर फोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, लेट ए बी सी बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव मतलब उनका यूनियन 1 हो जाए, माने यूनियन सैंपल स्पेस मतलब प्रोबेबिलिटी यूनियन के क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। अब यहां इसने कुछ डेटा दे रखा है, पी ए बी डैश प्लस पी ए डैश बी, जरा देखना तो ए बी डैश का मतलब यहां क्या होगा, तो ए बी डैश का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, और ए डैश बी का मतलब क्या हो गया ये वाला पार्ट, है ना। तो कुछ अच्छा यहां फील हो रहा है ना। पी ए प्लस पी बी में से अगर हम 2 बार उनका इंटरसेक्शन घटा दें तो ये मिल जाए, क्लैरिटी है ना। तो देखो यहां पर हमें इस वेन डायग्राम का यूज करके क्या फील हुआ कि पी ए बी डैश प्लस पी इज एक्चुअली नहीं, पी ए प्लस पी बी यूनियन अपने काम का नहीं है ना, अलग अलग की प्रॉपर्टी, पी ए प्लस माइनस 2 टाइम्स पी
ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा। तो आप देखो जब हम ये बात समझ गए तो अपने पास यहां एक डेटा क्या है कि पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए बी, बोले तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इट इज पी। फिर दूसरा पी ए प्लस पी सी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन सी, ये भी पी है। और पी बी प्लस पी सी माइनस 2 टाइम्स पी बी इंटरसेक्शन सी, ये भी पी है। ठीक है, और साथ के साथ फिर इसने दे रखा है पी ए बी सी इज पी स्क्वायर, और इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, तो ऑल्सो पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बना है ना। तो अब इतनी सारी बातें हमें पता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पी बताओ, है ना। तो देखो आपको इक्वेशन बनता फील हो रहा है। क्या इक्वेशन बनता फील हो रहा है? आप अगर यहाँ पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लिखोगे तो ये क्या होगा, सिग्मा पी ए माइनस सिग्मा पी ए बी और प्लस पी ए बी सी। अब ये तो लेफ्ट साइड क्या हो गया 1। और ज़रा देखो तो अगर हम इनको ऐड कर दें, रुको ना, 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर करें तो ये हमें क्या फील करा रहा है, 2 टाइम्स सिग्मा पी ए और माइनस 2 टाइम्स सिग्मा पी ए बी इक्वल्स टू 3p, है ना। तो ये पार्ट इजीली रिप्लेस हो रहा है क्या, 3p/2 और प्लस, अब देखो लल्लू सी क्वाड्रेटिक है, क्या हो गया, तो यहाँ से आ गया 2p स्क्वायर, है ना, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू आ रही है अपने पास हाफ और है ना, बट p तो प्रोबेबिलिटी है, ये रिजेक्ट, ये सेलेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर p इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, ये सब कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ जी, क्या कह रहा है, लेट ई एफ जी बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेट ई एफ जी बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी जी है पॉजिटिव और पी ई एफ जी है 0। ठीक है, देन अपने से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की गई है। अब सुनो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते ही फॉर्मूला लिखो, ठीक है ना। तो अपने पास क्या है, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश ऑब्लिक जी, तो आप इसको क्या लिखोगे, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश और इसके साथ इंटरसेक्शन जी ऊपर और पी जी नीचे, ठीक है ना। अब जैसे ही कोई सिचुएशन है जिससे आप उतने फेमिलियर नहीं हो, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ साइड में वेन डायग्राम बना लिया था, यहाँ भी साइड में वेन डायग्राम बना लिया है। हाँ, वेन डायग्राम बनाते वक्त वहाँ जो गिवन इन्फॉर्मेशंस है उनको जहाँ तक हो सके यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ एक बात का ध्यान रखा, ये 0 था, तो देखो जब ये 0 था तो देखो यहाँ पे बनाया है मैंने, तो बनाया है तो क्या ध्यान रखा है कि ये इन तीनों का कुछ कॉमन ना हो, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लोगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो अब देखो यहां पर आपको पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन जी को पहले फील करना पड़ेगा। तो आप देखो तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन जी को अगर हम फील करना चाह रहे हैं तो वो यही हिस्सा तो होगा, बोलो ये हिस्सा, ठीक है। अब जरा देखो तो इस हिस्से को हम चाहे तो लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन जी प्लस
पी एफ इंटरसेक्शन जी, है ना, सॉरी अरे हाँ सॉरी, ऐसे चलो इसको इधर शिफ्ट करता हूं। मतलब मैं अगर पीजी में से ये दोनों चीजें जोड़ के घटा दूं, पीजी में से अगर ये दोनों चीजें जोड़ के घटा दूं तो ये रेड हिस्सा ही तो है, आ रही बात समझ में। और इसके साथ फिर अपने पास नीचे अपने पास क्या है, पीजी, नीचे अपने पास वही पीजी। और देखो अब रुको, ये भी इंफॉर्मेशन अपने पास है कि दीज इवेंट्स आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो अगर ये इवेंट्स पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो फिर अगले स्टेप में जितने पेयर वाइज इंटरसेक्शन है सबको इनटू लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, पीजी माइनस पीई इंटू पीजी और माइनस पीएफ इंटू पीजी और अपॉन पीजी। कुछ अच्छा दिखा, पीजी हो चुका है कैंसिल, तो ये अपने पास है 1 माइनस पीई। अब इसको ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं, तो हम चाहें तो इसको पी डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको मतलब पी एफ डैश माइनस पी, दोनों में से जो चाहे। तो देखो यहाँ पर ये सी ऑप्शन आता दिख रहा है, ये पहले ही बता चुका हूँ। आ रही बात समझ में। फिर देखो एक और जेई का क्वेश्चन देखो, इनफैक्ट मैं चाहूँगा एक बार इसको 1 मिनट ट्राई करो, लोग सही डायरेक्शन में चल रहे थे। देखो क्या कह रहा है, ऑफ द 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1, E2 एंड E3 द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली E1 अकर्स इज अल्फा। तो ओनली E1 अकर्स का मतलब कौन सा हिस्सा हो गया, ये वाला, ये कह रहा है अल्फा। फिर कह रहा है ओनली E2 अकर्स इज बीटा और ओनली E3 अकर्स इज गामा, ठीक है ना। फिर फर्दर कह रहा है कि लेट द प्रोबेबिलिटी पी दैट नन ऑफ द इवेंट्स E1, E2, E3 अकर, ये बाहर वाला, ये कह रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इन दो इक्वेशंस को, है ना। तो हमें PE1 अपॉन PE3 चाहिए, ठीक है ना। तो हमें PE1 अपॉन PE3 चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा और देखना कितने लोग सही डायरेक्शन में थे। सबसे पहला काम मैं मान लूंगा कितने लोग सही अप्रोच पे थे, ठीक है। और तो आपको जो चाहिए उस पर फोकस्ड रहो। आपको चाहिए क्या, PE1 अपॉन PE3, यानी कि आप सोच रहे हो कैसे भी करके A/C मिले, है ना। अब इंफॉर्मेशंस क्या है जरा देखो। तो इंफॉर्मेशंस आपको पता है E1 इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश इज अल्फा, PE1 डैश इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डैश इज बीटा और PE1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 इज गामा, है ना। और इसके साथ फिर आपको पता है कि PE1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश ये है P, ठीक है ना। अच्छा, इवेंट्स के लिए क्या बोल रखा है, दे आर इंडिपेंडेंट। तो देखो आपको पता क्या क्या है ना, इसको क्रैक करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले को, तो बेसिकली PE1 है ना, PE1 इंटू मतलब PE1 मतलब क्या हो गया, A इंटू इट इज अल्फा, ठीक है। फिर 1 माइनस A इंटू B इंटू दिस इज बीटा और 1 माइनस A 1 माइनस B इंटू C दिस इज गामा, एज वेल एज 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C इज P, ठीक है। अब वो जो दो इक्वेशंस दे रखी है उनको यूटिलाइज करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू P इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अब ये क्या इंप्लाई कर जाएगा,
तो ये इम्प्लाई कर जाएगा, देखना ज़रा, a 1 माइनस बी 1 माइनस सी माइनस 2 1 माइनस ए बी 1 माइनस सी, और उसके साथ p 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ठीक है ना। और इक्वल्स टू क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या आ गया, ज़रा देखो तो a 1 माइनस बी 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस ए बी 1 माइनस सी। अच्छा, एक बार को देखने लग रहा है पता नहीं क्या क्या है ना। अभी देखो एक बार में रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से कुछ चीजें बोथ साइड्स कट रही हैं, क्या 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी तो कट ही रहा है, ठीक है। मतलब देखो ये पूरी चीज ये 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, और इतना ही नहीं ये भी जा रहा है, ठीक है। तो अब जब ये सब कट कटा रहा है तो अपने पास ये कट कटा के सीन क्या है, तो a माइनस ए बी है ना, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस 2b है ना, और प्लस 2ab लेफ्ट साइड है ना। और राइट साइड क्या हो गया, तो राइट साइड हो गया अपने पास ab है ना। तो दिस विल इम्प्लाई a इक्वल्स टू 2b, ठीक है। अब सेकेंड वाले को लेते हैं, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या लिखा है, बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इक्वल्स टू 2 बीटा गामा। सेम प्रोसेस क्या होगा, तो दिस विल इम्प्लाई बीटा मतलब क्या हो गया 1 माइनस ए 1 माइनस ए बी 1 माइनस सी माइनस 3 टाइम्स गामा का मतलब 1 माइनस ए 1 माइनस बी सी, और इसके साथ p मल्टीप्लाइड मतलब 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, और इक्वल्स टू राइट साइड 2, और बीटा मतलब 1 माइनस ए बी 1 माइनस सी, और गामा मतलब हो गया 1 माइनस ए 1 माइनस बी और सी। अब फिर देखो कई सारी चीज़ें जा रही है, ये तीनों 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, और देखो यहाँ से 1 माइनस ए 1 माइनस ए, और ये 1 माइनस ए, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर क्या आ गया, ये प्रोसीड होके, तो ज़रा देखना, ये b माइनस बी सी और माइनस 3c प्लस 3bc और 2bc, तो दिस इम्प्लाइज b 3c है ना। तो यहाँ से अब हमें लिंक किसको करना है, a और c को, तो हम कहेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू 6c, समझ रहे। तो a बाई सी कितना आ गया, 6 आ गया। तो आंसर ये आ गया, ठीक है। बस ऑर्गेनाइज चलना है। अच्छा, हमें एक बार को लगता है कि अरे कैलकुलेटिव, बट वो जानबूझ के ऐसा फ्रेम हुआ कि कैलकुलेशंस तो होने ही नहीं। कितने लोग सही डायरेक्शन में थे, ठीक है। अब चलो यहां पे अब बात करते हैं, एक गेम की बात यहां हो रही है। चलो इसको छोड़ो, मैं यहाँ पे मेरी ओर देखो सब लोग, एक गेम की बात करते हैं। मान लो मेरे पास पैक ऑफ कार्ड्स हैं, है ना, वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स हैं, और आप लोग यहाँ 40 पर्सन्स बैठे हो, ठीक है ना। और हम एक गेम खेल रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, और ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ से ऐसे 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 लास्ट तक, ठीक है ना। और बारी बारी से स्टूडेंट एक आएगा और मेरे हाथ में जो शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स हैं उनमें से एक पत्ता निकालेगा, और कोई भी एक, जैसे यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से जो एक पत्ता निकालेगा, अगर वो किंग ऑफ हार्ट है तो बंदा जीत गया, ठीक है। और अगर कोई और पत्ता है तो उसने उस पत्ते को उधर साइड में रख दिया और चला गया। फिर मैं शफल कर रहा हूँ, फिर अगला आ रहा है। गेम समझ आए, है ना। और ये ऑर्डर मेंटेन्ड है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि तीसरे नंबर पे जो बंदा आएगा
उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना, जो छठे पे जो बंदा आएगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना, इनमें कौन बड़ा होगा? इनमें कौन बड़ा होगा, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी जीतने की? जो मेरे पास पहले आ रहा है या जो मेरे पास बाद में आ रहा है? जो मेरे पास पहले आ रहा है या जो मेरे पास बाद में आ रहा है, इनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी जीतने की? बिल्कुल सेम हो, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे तीसरे को जिता रहे हो तो पीछे के दो को हराया भी तो है ना। तो होगा क्या, जैसे मान लो पहले नंबर पे जो है अगर उसको जिताना है तो वो स्टूडेंट आया, उसने वो किंग ऑफ हार्ट निकाल लिया, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। अब अगर मान लो सेकंड को जिताना है तो फर्स्ट हारेगा भी तो सही। तो अगर सेकंड को जिताना है तो फर्स्ट आया, उसको किंग ऑफ हार्ट नहीं मिला, मतलब 51/52 इनटू फिर सेकंड आया, उसको किंग ऑफ हार्ट मिल गया 1/52, तो वो 1/51, 51 क्या हुआ? कैंसिल। तो इस गेम में मजेदार बात क्या है कि सबके जो आखिर वाला बंदा है उसके भी जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम है। क्यों? क्योंकि कार्ड जो है रिप्लेस नहीं हुआ। प्लेयर ने क्या किया, कार्ड उठाया, अगर किंग ऑफ हार्ट नहीं है तो उसने उधर फेंक दिया। ठीक है, अब चलो अब गेम को चेंज करते हैं। अब हुआ कि रिप्लेस हो रहा है, मतलब मान लो अब आशिक आए और उसने कार्ड निकाला, ठीक है, और किंग ऑफ हार्ट नहीं है, तो उसने वापस मेरे हाथ में वो कार्ड रख दिया और मैंने फिर से शफल कर दिया, है ना। तो अब बताओ पहले की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/52। तीसरे के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 51/12 क्या होगा? 51/52। फर्स्ट को हारना होगा, फिर सेकंड को भी हारना होगा, तो क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटीज कम हो रही है इस वाले गेम में, मतलब विथ रिप्लेसमेंट वाले गेम में जो जितना लेट आएगा उसको उतना नुकसान है ना। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट वाले गेम में सबके चांस बराबर। फील आया? ठीक है, चलो अब यहां पे ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, then the probability that king of heart will be drawn on nth draw, king of heart will be drawn on nth draw is independent of n, true oblique false। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। और कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/52, है ना। अब इसको पता है, एक कैलकुलेशन से भी इजीली फील किया जा सकता है। जैसे nth ड्रॉ है तो हम एक काम करते हैं, अच्छा अपन ने जो वो इंटू वाली टेक्निक सीखी है ना, बहुत पावरफुल है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सीरीज ऑफ एक्टिविटी पे लेके चले आते हैं कि nth ड्रॉ से पहले कितने ड्रॉ हुए? n-1। और हम क्या श्योर है कि उन n-1 ड्रॉज में किंग ऑफ हार्ट नहीं आया है। तो आप ये जो प्रोबेबिलिटी है, कौन सी प्रोबेबिलिटी कि nth ड्रॉ में किंग ऑफ हार्ट आएगा, तो आपने इसको दो चीजों पे मोल्ड कर लिया कि पीछे n-1 ड्रॉज हो गए और उसमें किंग ऑफ हार्ट नहीं है, तो पीछे n-1 ड्रॉज हो गए, मतलब 52C n-1, और उसमें किंग ऑफ हार्ट नहीं है, मतलब 51C n-1। बोलो, ठीक है। एंड मतलब इनटू, और अब nth ड्रॉ, तो nth ड्रॉ के लिए नीचे टोटल कार्ड्स कितने बचे हुए हैं, तो आप 52 में से n-1 निकाल चुके हो, तो 52 में n-1 घटा दो, कितना बचा? n। और फेवरेबल क्या है? अब मुझे पहले से पता है ये कट पिट के कितना जाएगा? 1/52, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। क्या होगा देखो, तो 51C n-1, इसको खोलो तो 51 फैक्टोरियल, सॉरी 51 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52 माइनस n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। और ये दूसरे वाले को खोलते हैं, तो दूसरे वाले को खोलते हैं तो 52 फैक्टोरियल, और ऊपर क्या हो गया? 53 माइनस n फैक्टोरियल और
और इंटू 1 अपॉन, अब देखो है ना, तो अब हुआ क्या, ये और ये मिलके इसको काट दिया, ये और ये मिलके, मतलब ये दोनों आपस में कट गए, और ऊपर 51, नीचे 51 फैक्टोरियल, नीचे 52 फैक्टोरियल, एंड द वैल्यू इज 1/50। तो वो जो हम वहाँ फील कर रहे थे वो हमने प्रॉपर कैलकुलेट करके भी निकाल लिया। और यहाँ जो हुआ है इसको आप ध्यान रखना कि विथ रिप्लेसमेंट वाली जब चीज़ें होंगी तो जो जितना बाद में आएगा उसको नुकसान है ना, लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाली चीज़ें होंगी तो किसी को नुकसान नहीं, सबके जीतने के चांस इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये देखो बाकी क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है वो दिखाता हूं। तो देखो यहां क्या कह रहा है, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज 5 ऑल्टरनेटिव्स हैविंग वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है जिसमें ए, बी, सी, डी और ई 5 चॉइसेस हैं, और ये जो 5 चॉइसेस हैं इनमें कहा जा रहा है वन और मोर देन वन, मतलब मल्टीपल करेक्ट टाइप भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ चांसेस विच शुड बी गिवन टू अ स्टूडेंट, मतलब किसी एक स्टूडेंट को कितने चांसेस दिए जाएं मिनिमम, सो दैट ही हैज एट लीस्ट एन इवन चांस टू पिक द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब सुनो मेरी बात, यहां एक नया वर्ड यूज हो रहा है, इवन चांस। तो कभी भी आपको ये इवन चांस वर्ड सुनने को मिला, इट मीन्स होता है हाफ। ठीक है, कभी भी इवन चांस वर्ड सुनते हैं तो इसका मतलब होता है हाफ। तो अब इस रेफरेंस में जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब किसी एक बच्चे को कितने नंबर ऑफ टाइम्स दिए जाएं अटेम्प्ट करने को इस क्वेश्चन को, सच दैट उसके करेक्ट वाला आंसर सेट पिक करने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एन इवन चांस, मतलब हाफ से बढ़िया बराबर हो जाए, हाफ से बढ़िया बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब जरा एक बात सोचो, मान लो कोई एक स्टूडेंट को पकड़ते हैं, है ना, अब मैं कहूं कि तुम्हें ही पकड़ता हूं, अब मैंने कहा तुक्के मारो इसमें, ठीक है ना, तो तुम मैक्सिमम कितने तुक्के मार सकते हो, पहले ये सोचो। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में मैक्सिमम तुम कितने तुक्के मार सकते हो? हाँ, तो आपको क्या फील हो रहा है, पिक और लेफ्ट? नहीं, ए के लिए भी पिक और लेफ्ट, बी के लिए भी पिक और लेफ्ट। तो आपको यहां टोटल जो अटेम्प्ट्स दिख रहे हैं वो पता है कितने दिख रहे हैं? 2 की पावर 5 नॉट 32 -1 अटेम्प्ट तो कर रहे हो ना आप, है ना? हाँ ठीक है, तो उसको इस फॉर्मेट में बोलना था ना, 31 सीधा, है ना, समझ रहे हो, 31, है ना। अच्छा, मतलब सोचो कि अगर 4 ऑप्शंस होते तो 15 है ना, तो सही वाला आंसर पिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/15। कितना खतरनाक है तुक्का मारना। हाँ, मल्टीपल करेक्ट टाइम में कितना डेंजरस है तुक्का मारना। 1/15 प्रोबेबिलिटी है सही वाला पिक करने की। हाँ, ऊपर से 2 मार्क्स का तमगा और मिलता है ना। तो सुनो, एनीवेज इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सुना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब किसी स्टूडेंट को कितने चांस, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिए जाए कि उसके सही वाला पिक करने की प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा या बराबर हो। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि लेट n trials are given, n trials are given to the student। अब सोच के देखो, उस किसी स्टूडेंट को n ट्रायल्स दिए गए, है ना, तो उसने तो क्या करा, तुक्के मार मार के रख दिए। नहीं समझ रहे, उसने क्या करा, तुक्के मार मार के रख दिए। ठीक है ना, अब यहां पॉसिबिलिटी खुली कि या तो उसके पहली बार में सही हो गया था, मतलब पहली बार जो उसने पिक किया वो सही था, या फिर
दूसरी बार में सही था, तो दूसरी बार में सही था मतलब पहली बार में गलत था, या फिर तीसरी बार में सही था मतलब पहले दोनों बार में गलत था। कनेक्ट हुआ क्या, है ना? तो सोचो, अच्छा स्टूडेंट के पहली बार में सही करने की प्रायोरिटी भी 1/31 आएगी, दूसरी बार में भी सही करने की प्रायोरिटी भी 1/31 ही आएगी। सोचो क्यों? तो पहली बार तो गलत किया, तब दूसरी बार सही किया, तो जो उसको n ट्रायल्स दिए गए उसमें पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो उसका पहली बार में सही हुआ था, या दूसरी बार में, या तीसरी बार में, या चौथी बार में, या nth बार में, है ना? तो आप सोचो, आपको यहां बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि 1/31 कितने टाइम्स? n टाइम्स। ये सम हर हाल में हाफ से बड़ा या बराबर, है ना? तो यहां से आ जाएगा n/31 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, है ना? समझ रहे? तो दिस इंप्लाइज n ग्रेटर देन इक्वल टू 31/2, यानी कि n लीस्ट कितना आ गया? मतलब सोचो, उसको कम से कम 16 बार तुक्के मारने दिया जाएगा, तब जाके उसकी प्रायोरिटी आधी से क्रॉस कर रही है, ठीक है ना? सबसे पहली बात क्या, ये दोनों क्वेश्चन को कनेक्ट करना सीखो, तभी तो ये थॉट आएगा, ये गेम वाली बात जो सिखाई। नहीं तो हर बार हर के लिए मेहनत कर रहे होते, हाँ दूसरी बार में सही होगा तो कैसे, तीसरी बार में सही होगा तो कैसे। अच्छा एक और बात यहाँ सीखे, ओवर थिंकिंग से बचना है ना? क्या कई लोगों को हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? तो उसको कंट्रोल करो। यहाँ पे n ट्रायल्स दिए जाने का मतलब इट इज एज सिंपल कि आपने वो n ट्रायल्स मार दिए, पहली बार दूसरी बार, अब वो डेटा है अपने पास। अब वो जब आपने n ट्रायल्स मार दिए तो अब उसमें पॉसिबिलिटी डील होगी कि या तो आपकी पहली बार में ही सही हो गया था, या दूसरी बार में हुआ था, या तीसरी बार में हुआ था, या चौथी बार में हुआ। ओवर थिंकिंग का मन कर रहा है ना, तो ये कंट्रोल करना है ना? नहीं तो फिर ऐसी चीज़ तो हिलेंगी, ठीक है ना? चलो अब यहाँ से आते हैं थ्योरम्स ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो अब यहाँ एक ऐसे ट्रायल की बात हो रही है, जो सक्सेस और फेलियर में एक्सप्रेस करा जा सके। मतलब मान लो मैंने कहा कि डाइस को थ्रो किया गया है, 6 के आने की बात हो रही है। एक ट्रायल है जिसमें हमने डाइस को थ्रो किया और 6 के आने की बात हो रही है, मतलब 6 का आना हो गया सक्सेस, तो 6 का नहीं आना हो गया फेलियर। तो ऐसा कोई भी ट्रायल जिसको हम सक्सेस फेलियर में एक्सप्रेस कर पाए, और जब उस ट्रायल को मल्टीपल टाइम्स करें तो दे शुड बी इंडिपेंडेंट। तो एकदम आइडियल है, डाइस थ्रो किया, फिर अगली बार थ्रो किया, फिर अगली बार थ्रो किया, दीज आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, है ना? और जैसे कोई एक रेफरेंस पकड़ लिया, 6 का आना, तो 6 का आना है सक्सेस, 6 का नहीं आना है फेलियर। तो कह रहा है लेट इन ईच ट्रायल, किस तरह के ट्रायल की बात हो रही है? जो कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं और जिनके जो एक्टिविटी हो रही है उसको सक्सेस या फेलियर में एक्सप्रेस करा जा सके। तो कह रहा है लेट इन ईच ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज Q। ऑब्वियस ही बात है, जब यही दोनों पॉसिबिलिटी ही बचती है तो P + Q क्या हो जाएगा? 1, ठीक है ना? अब चलो यहाँ क्या लिखा है उसको एक बार को साइड रखते हैं। मैं बोलूँ कि एक डाइस को हमने 10 बार थ्रो किया, तो 10 बार में इसकी क्या प्रायोरिटी है कि डाइस ने 6 बार 6 या 7 बार 6 शो किया। तो अब अपने को क्या थॉट आएगा? हमें पता ही नहीं है कब कौन से ट्रायल में। तो यहां यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल कितनी बार 6 आए? 7 बार। और यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी बार। तो इट इज एज सिंपल एज कि अपने पास जो 10 ट्रायल्स हैं उनमें से 7 ट्रायल्स को चुन लो, चुन लिया 10C 7 से, और उन 7 ट्रायल पे क्या ला दो? 6, बाकी पे ला दो नॉन 6। तो इट इज एज सिंपल एज 10C 7, 1/6 की पावर 7 एंड 5/6 की पावर 3। तो उसी की बात यहां पर हो रही है कि और देखो सक्सेस की प्रायोरिटी P, फेलियर की प्रायोरिटी Q, ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना? और n बी द नंबर ऑफ सच ट्रायल्स।
अब यहां पर एक चीज डिफाइन किया गया, दैट इज पी आर। पी आर को क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेसेस। थोड़ा सा यह करेक्ट करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेसेस। तो आपको पी आर की वैल्यू क्या मिलेगी? एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो कि आप यहां अगर सिग्मा पी आर करोगे आर इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक, तो ये देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन है कि नहीं? एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर और आर इक्वल्स टू 0 से एन तक। तो आप इसको क्या कह रहे हो? क्यू प्लस पी की पावर एन, ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना? इस तरह के जो ट्रायल्स होते हैं इनको हम बर्नौली ट्रायल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है ना? अब देखो सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन 10 टाइम्स, अ डाइस इज थ्रोन 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 एग्जैक्टली 7 टाइम्स। तो देखो यहां पर हमने n बोल दिया 10, p बोल दिया 1/6, q बोल दिया 5/6। ठीक है ना? अब फर्स्ट क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 7 टाइम्स, मतलब अपने को क्या चाहिए? p7। तो p7 क्या हो गया? 10c7 5/6 की पावर 3। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 टाइम, है ना? तो बेसिकली इट इज 1 माइनस p0, है ना? अब 1 माइनस p0 का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 10c0 और 5/6 की पावर 10, 5/6 की पावर 10। तीसरा जो पूछ रहा है ना, एटमोस्ट 1 टाइम, मतलब ये कहना चाह रहा है p0 प्लस p1। ठीक है ना? अब p0 प्लस p1 का मतलब हो गया 10c0 प्लस 10c1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 9। ठीक है? ये तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन होता है। ठीक है? अब जैसे देखो यहाँ क्या कह रहा है? 100 कॉइन्स ईच फॉलिंग हेड वाइज विथ प्रोबेबिलिटी p आर टॉस्ड वंस। ठीक है? तो यहां पर हम यहां ले लेते हैं n इक्वल्स टू 100। अच्छा, एक कॉइन को 100 बार फेंको या 100 कॉइन को एक बार, बात एक ही है। ठीक है ना? 100 कॉइन फेंका जाना मतलब 100 कॉइन्स क्या है? अलग है, वो ट्रीट होता है ना? तो अब कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 कॉइन्स शोइंग अप हेड्स, मतलब p50। अच्छा, सक्सेस क्या बोल दिया यहां पे? हेड का आना। तो p50 कॉइन्स शोइंग अप हेड्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 कॉइन्स शोइंग अप हेड्स। तो देन वी हैव टू फाइंड p। ठीक है? अच्छा देखो यहां पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? p। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस p। हेड का आने की प्रोबेबिलिटी है p, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस p। तो अब देखो यहां पर अब हम इसको क्या करते हैं? 100c50, है ना? और p की पावर 50, 1 माइनस p की पावर 50 और इक्वल्स टू ये हो गया 100c51 और p की पावर 51, 1 माइनस p की पावर 49। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, तो देखो इधर से तो एक 1 माइनस p बच गया और 100c51 के नीचे ले आते हैं 100c50, है ना? और इधर क्या बच गया? p। ठीक है ना? अब ये तो फॉर्मूला है अपने पास, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास 1 माइनस p और इक्वल्स टू प्लस 1 और इधर p। तो 51 माइनस 51p और इधर कितना आ गया? 52, है कि नहीं? तो देयरफॉर p इक्वल्स टू
ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉम्ब हिटिंग अ ब्रिज इज हाफ। ठीक है, अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉम्ब हिटिंग अ ब्रिज इज हाफ, 2 डायरेक्ट हिट्स आर नीडेड टू डिस्ट्रॉय इट। ध्यान दो, मतलब अगर ब्रिज पे दो मतलब डायरेक्ट जाके बॉम्ब पड़ गए तो वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है ना। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बॉम्ब्स रिक्वायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्रिज बीइंग डिस्ट्रॉयड इज ग्रेटर देन 0.9। अब मैं रुकता हूं इसको एक बार, फिर यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचना है। ये क्या जानना चाह रहा है? ये जानना चाह रहा है कि हम किसी ब्रिज पर कितने बॉम्ब्स गिरा दें, हम किसी ब्रिज पर कितने बॉम्ब्स गिरा दें कि जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो डिस्ट्रॉय होने की तो वो 0.9 से बड़ी आए, है ना। तो मैं मान लेते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ बॉम्ब्स, let n be the number of bombs dropped। ठीक है ना, हमने मान लिया कि n जो है वो नंबर ऑफ बॉम्ब्स ड्रॉप्ड है। ठीक है ना। अब बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बॉम्ब ब्रिज को हिट करे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। नहीं हिट करे इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब बेसिकली ये निशाना बता रहा है ना। मतलब हमने यहां से बॉम्ब डाला तो वो ब्रिज को हिट कर जाएगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो अब सोचो आपको जब n बॉम्ब्स दिए गए तो आपने गिरा दिया, अब ब्रिज अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो हुआ क्या होगा? सोचो, या तो 2 बॉम्ब लगे हैं या 3 या 4 या 5, है ना। तो बेसिकली एटलीस्ट 2 सक्सेसेस अगर हो गई तो ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड। आड़ी बात सुनने, तो एटलीस्ट 2 सक्सेसेस अगर हो गए तो ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड। मतलब यहां पर बेसिकली ये क्या हो गया? P2 प्लस P3, है ना, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0.9। ठीक है ना। तो अब इसको हम बेटर है क्या लिख लें? प्लस P1 ग्रेटर देन 0.9। ठीक है ना। तो यहां से और इसको थोड़ा इजी कर लो, P0 प्लस P1 या P0 P1 लिख ही लो। क्या हो जाएगा? P0 का मतलब हो गया 1/2 की पावर n, क्योंकि यहां सक्सेस फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ ही तो है, तो 1/2 की पावर n। और P1 का मतलब क्या हो गया? NC1 और 1/2 की पावर n। ठीक है ना। तो ये उधर जाके और क्या हो गया? लेस देन। ठीक है ना। और 1 माइनस 0.9, तो 1 माइनस 0.9 मतलब 1/10, है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ गया? n+1 और अपॉन, मतलब दिस इंप्लाइज n+1 अपॉन 2 की पावर n। ये क्या होना चाहिए? लेस देन 1/10 होना चाहिए। अब रुको तो अब इसको यहां पर ऐसे सिनेरियो तो आपको कई बार दिखेंगे, है ना। अब इसको मैं देखो टैकल कैसे करूंगा। अब देखो 2 की पावर n है एक्सपोनेंशियल और लेफ्ट साइड है लीनियर। तो कभी तो ये एक टाइम आएगा जब ये लीनियर को सुपरसीड कर जाएगा, फिर देखेगा ही नहीं पलट के, है ना। तो हमें बस वो लिमिट ढूंढनी है ना। तो हमने यहाँ पे n को रखना शुरू किया, है ना। तो जैसे अगर 1 2 3 रखे तो नहीं हो रहा है ना। देखो समझ रहे हो क्या, है ना। तो जैसे अब यहाँ 4 पे भी नहीं हो रहा है, 5 से रखना शुरू किया। 5 पे राइट साइड क्या? 32, लेफ्ट साइड 60 नहीं, 6 पे 64, इधर 70, 7 पे 128, इधर पहली बार कहाँ एक्सीड किया? 7 पे। तो हम यहाँ बोलेंगे n लीस्ट इक्वल्स टू। इसका मतलब अगर हमने उस ब्रिज पे 7 बार बॉम्ब गिराए तो फिर ये श्योर हो जाएगा कि ब्रिज के डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.9 से बड़ी। ठीक है। अब फिर देखो, मतलब बेसिकली अभी आज पूरी क्लास में अभी तक
हम क्या किए हैं, वो इनटू का पावर यूज किए हैं पिछली क्लास से स्टार्ट करते हुए, ठीक है ना। अब उसमें इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं या डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस में भी ऐसी चीजें यूज होती हैं। तो दो क्वेश्चन से सिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द इंटीजर m and n are chosen at random from 1 to 100, then the probability that a number of the form 7 की पावर m plus 7 की पावर n is divisible by 5 is। अब ये मैं 1 मिनट रुकता हूं, सोचो मैं इसको कैसे करूंगा। देखो पहले तो हम थोड़ा 7 की पावर की साइक्लिसिटी ऑब्जर्व करते हैं। 7 के पावर की साइक्लिसिटी ऑब्जर्व करेंगे तो अगर 7 की पावर 4k है तो लास्ट डिजिट होगा, बेसिकली यहां से चलते हैं 7 की पावर 4k प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। 7 की पावर 4k प्लस 2 तो 9, 7 की पावर 4k प्लस 3 तो 3, और अगर 7 की पावर 4k तो 1। ये साइक्लिसिटी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 7 की पावर m प्लस 7 की पावर n को किससे डिविजिबल बनाना है, 5 से। तो 5 से डिविजिबल बनाना है तो लास्ट डिजिट पे ही फोकस करना है ना। तो यहाँ दो ही बातें तो हो सकती है, इसमें 1 आ जाए, इसमें 9 आ जाए, है ना। वो रोटेट भी कर देंगे 1991, ठीक है ना। और इसमें 1 के साथ और तो कोई रख ही नहीं सकते, है ना। और 7 के साथ 7337, 7337, ठीक है ना। अब देखो, अब जरा एक बात सोचो कि रैंडमली पिक्ड इंटीजर का लास्ट डिजिट 1 से एंड करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 बाई, बोलो 25/100। देखो मतलब बेसिकली क्या है, अपने को 4 के ये है ना, 4 के। अब यहां टोटल अपने पास अवेलेबल इंटीजर्स कितने हैं, 100। तो 1 से 100 में पूरा 4 का 25 सेट बन जाएगा। तो मतलब कोई दिक्कत, अनबैलेंस होने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या फील होगा कि 25/100 यानी कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी लास्ट डिजिट पे हो जाएगी 1/4। और मजेदार बात क्या, 7 की भी हो जाएगी 1/4, 9 की भी हो जाएगी 1/4 और 3 की भी हो जाएगी 1/4, है ना। तो अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, है ना। तो देखना 1 and 9 कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू, अच्छा हर केस में क्या आएगा, सेम ही आएगा। मतलब यही वैल्यू कितनी बार जुड़ेगी, 4 बार। तो आप इंटू क्या कर दोगे, 4। तो आंसर क्या होगा, 1/, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, हाँ बोलो। पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर्स a and b आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इस बार बताए नहीं, पिछले क्वेश्चन में तो बता दिया था कि इन्हीं में से लेना है नेचुरल नंबर्स को। यहां पे कह रहा है कोई भी नेचुरल नंबर की बात हो रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a² प्लस b² इज डिविजिबल बाई 5। तो देखो क्या कह रहा है, 2 नंबर्स a and b आर सेलेक्टेड फ्रॉम द, चलो कोई बात नहीं, देखना कितने लोग सही अप्रोच पे थे, है ना। नहीं आंसर तो आ गया, आंसर है 9/25, ठीक है। और ये जो अलग अलग तरह के आंसर्स बोलते हो, ये मुझे मेरे समझ से बाहर है। देखो अब जैसे इसके वो सिली मिस्टेक था, जैसे इसने पहले कहा 19/50, हाँ तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये देखो अभी करते हैं क्या है, पहले हम इस पे फोकस करते हैं। हालांकि हम ऐसी बात पहले कर चुके हैं, लास्ट डिजिट ऑफ x और x², ये डेटा इकट्ठा करते हैं। अरे ध्यान दो, लास्ट डिजिट ऑफ x और x², ठीक है। तो अब आप देखो लास्ट डिजिट ऑफ x और x², तो अगर x के लास्ट डिजिट होगा 0, x नेचुरल नंबर है, कोई भी रैंडमली पिक, है ना, तो उसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 0 होगा। ऐसी बात पहले हो रखी है ना, ठीक है। 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 9,
4 होगा तो 6, 6 होगा तो 6, 7 होगा तो 9, 8 होगा तो 4, 9 होगा तो 1, है ना। अब देखो, अब अपने पास इनटू का पावर है, तो मैं कहता हूं ये पावर फील करो। अब हम रैंडमली पिक्ड नेचुरल नंबर का लास्ट डिजिट 0 से या 5 से एंड करे, इसकी प्रोबेबिलिटी हम मजे से कह सकते हैं 1/10। बोलो है ना। टोटल पॉसिबिलिटी 10 और फेवरेबल क्या 1, है ना। और 1 से एंड करे या 4 से एंड करे या 5 से एंड करे या 6 से एंड करे, अरे सॉरी हाँ, 1, 4, 6 और 9, है ना। ये सबकी प्रायोरिटी हो गई 2/10। ये क्लैरिटी सबको ठीक है। अब इस पे आते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमें a² प्लस b² को 5 से डिविजिबल बनाना है। तो a² प्लस b² को 5 से डिविजिबल बनाना है। तो देखो यहां पर पॉसिबिलिटी लेते हैं। अच्छा, अपने को पॉसिबिलिटीज तो यही है लास्ट डिजिट की, है ना। तो अब हम 0 से चलते हैं। तो 0 के साथ 0, बोलो 0 के साथ और क्या क्या रख सकते हो। तो 0 के साथ 5, ठीक है। अच्छा, पलटने की जरूरत नहीं, वो तो हम कैलकुलेशन में पलट लेंगे, ठीक है ना। फिर 1 के साथ आते हैं। तो 1 के साथ 4, 1 के साथ 9, पलट लेंगे आगे, ठीक है ना। फिर देखो 4 के साथ, तो पीछे जाने की जरूरत है नहीं, क्या बोलेंगे 6, बोलो ना 4 के साथ 6, ठीक है। अच्छा 5 के साथ खुद 5, अच्छा 5 0 तो हम वहां कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद 6 के साथ, 6 के साथ, अरे 4 पीछे कैसे जाएगा, वो तो पलट लेंगे ना, आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 के साथ क्या हो जाएगा 9, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, तो अब देखो मजेदार क्या है, पावर ऑफ इनटू फील करो। आपको यहां कैलकुलेट क्या करना है, 0 एंड 0, 0 एंड 5, 5 एंड 0, बोलो ना, ठीक है ना। 1 एंड 4, 4 एंड 1, है कि नहीं। तो अब आप सोचो तो 0 एंड 0 यानी कि ये अपने पास 1/5 है, तो 0 एंड 0, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/10 इंटू 1/10, है ना। तो यहां से देखो ये 1/10 1/10 के प्रोडक्ट के कैलकुलेशन एक बार आएगा, यहां 2 बार और यहां 1 बार, मतलब टोटल कितनी बार 4 बार। तो आप यहां से इसको कह दिए इंटू 4, देखो क्या सुपर क्लैरिटी से सॉल्व होगा 4, है ना। अब इसके साथ अब देखो 1 एंड 4, है ना। तो 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 हो गया या 4 एंड 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5। तो अब इनको गिनते हैं 2 बार, 2 बार, बोलो 2 बार और 2 बार इंटू 8, खत्म, है ना। तो यहां से देखो अपने पास कितना हो गया 8 और 1, 9/20, ठीक है।